नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट भारत की सबसे बड़ी एयर डिफेंस प्रोजेक्ट की तरफ से है, जिसमें भारत की तरफ से अभी S-400 सिस्टम की तरह एक इंडिजिनस सिस्टम को डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट को ऑफिशियली प्रोजेक्ट कूसा का नाम दिया गया। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, जो कि एक लीडिंग इंडियन पब्लिक सेक्टर यूनिट है, अब DRDO की लीडरशिप में बनाया जा रहे स्ट्रेटेजिक लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम के लिए पूरे पेस में काम कर रहा है। प्रोजेक्ट कूसा का मेन फोकस एक एडवांस्ड इंडिजिनस लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को डेवलप करना है, जो फ्यूचर में भारत के मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम का बैकबोन बनने वाला है। ये सिस्टम एयरक्राफ्ट, क्रूज मिसाइल, ड्रोन्स और दूसरे एडवांस एरियल थ्रेट को न्यूट्रलाइज करने के लिए तैयार किया जा रहा है। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड की तरफ से बताया गया कि इसका प्रोटोटाइप डेवलपमेंट अगले 12 से 18 महीने के अंदर कंप्लीट हो जाएगा, जिसके तुरंत बाद ही इसकी यूजर ट्रायल को स्टार्ट किया जाएगा, जिसको कंप्लीट करने के लिए 12 से 36 महीने तक का समय लग सकता है। यानी कि अगर सब कुछ प्लान के हिसाब से चलता है तो ये 12 महीने में खत्म हो सकता है, और अगर इसमें थोड़ा डिले होता है तो इसको कंप्लीट करने में हम 36 महीने का समय लग जाएगा। तो इससे लगता है कि आने वाले 3 से 4 सालों के अंदर इसका इंडक्शन का रास्ता क्लियर हो सकता है। खास बात यह कि भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड इस प्रोजेक्ट में सिर्फ एक मैन्युफैक्चरर नहीं बल्कि एक कोर सिस्टम इंटीग्रेटर का रोल भी निभा रहा है, जिसमें एडवांस रडार टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और मिसाइल कमांड सिस्टम का इंटीग्रेशन भी शामिल है। ये प्रोजेक्ट भारत के आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव के लिए भी एक मेजर माइलस्टोन माना जा रहा है, जहां पर फॉरेन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम जैसे कि S-400 का अल्टरनेट खुद बनाने की कोशिश किया जा रहा है। और आप सभी को पता होगा कि हाईटेक एयर डिफेंस सिस्टम आज के जमाने में कितने जरूरी होने वाले हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड का कहना है कि वो सिस्टम रेडीनेस को प्रायोरिटी दे रहे हैं, ताकि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट को जल्दी से फुलफिल किया जा सकेगा, जिस वजह से मास प्रोडक्शन के दौरान इसमें प्राइवेट सेक्टर कंपनी को भी इन्वॉल्व करने का प्लान किया जा रहा है। अगला अपडेट तेजस मार्क 1 की तरफ से, और अभी हम तेजस मार्क 1 में इंटीग्रेट होने वाले एक नई वेपन सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं। HAL की तरफ से दिए गए कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी तेजस मार्क 1 में फ्रेंच ओरिजिन हैमर मिसाइल का इंटीग्रेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, और जल्दी इसके लिए कॉम्बैट सर्टिफिकेशन मिलने की उम्मीद किया जा रहा है। यानी कि अब तेजस में हैमर मिसाइल को इस्तेमाल किया जा सकेगा। ये हैमर मिसाइल एक प्रिसिशन गाइडेड मुनिशन है, जिसको सफरान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस की तरफ से डेवलप किया गया, और ये 70 किलोमीटर की रेंज में टारगेट को एंगेज कर सकता है और डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसका यूज क्लोज एयर सपोर्ट, प्रिसिशन स्ट्राइक और सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस यानी कि सीड ऑपरेशन में किया जाता है। अभी तक इन मिसाइल को सिर्फ इंडियन एयरफोर्स के रफाल एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल किया जा सकता था, लेकिन अब इनको तेजस में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तेजस मार्क 1 में हैमर मिसाइल का इंटीग्रेशन 2020 में ही स्टार्ट कर दिया गया था, और नवंबर 2021 में HAL के ऑफिशियल ने बात कंफर्म किया था कि ADA की तरफ से अभी कुछ हैमर मिसाइल को ऑर्डर किया गया था। फिर मार्च 2022 में मिड बोर्ड स्टेशन से सक्सेसफुल जेटेशन टेस्ट को किया गया था, और इस दौरान टेस्ट के लिए तेजस के LSP-7 यूनिट का इस्तेमाल किया गया था। 2025 में ट्रायल अपने फाइनल फेज में एंटर कर चुके हैं, और अभी सोर्सेज का कहना है कि अभी तेजस मार्क 1 के अलावा तेजस की पुराने वेरिएंट यानी कि तेजस मार्क 1 जेट में भी हैमर मिसाइल का इंटीग्रेशन कंप्लीट होने वाला है। एक और मेजर अपडेट ये भी है कि 12 फरवरी 2025 को भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और सफरान के बीच एक जॉइंट वेंचर प्रोग्राम को भी साइन किया गया था, जिसमें अभी हैमर मिसाइल का प्रोडक्शन भारत में ही किया जाने वाला है, जिस वजह से आगे चल के हैमर मिसाइल हमारे एक्सटेंडेड एयर टू सरफेस मुनिशन होने की उम्मीद किया जा रहा है। अगला अपडेट भारत और पाकिस्तान की तरफ से, और अभी हम रिसेंटली भारत और पाकिस्तान के बीच हुई कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। अभी तक पाकिस्तान की तरफ से क्लेम किया जा रहा था कि उन्होंने भारत के 6 एयरक्राफ्ट को मार गिराया था, जिसमें 3 रफाल, एक MiG-29 और एक Su-30 MKI और एक हेरॉन ड्रोन को भी गिराने का दावा किया जा रहा है। लेकिन बदले में पाकिस्तान का क्लेम था कि उनको एक भी एयरक्राफ्ट का लॉस नहीं हुआ था। अब पाकिस्तान की क्लेम को लेकर हम पहले भी कई बार बातचीत कर चुके हैं, और किस तरीके से इंडियन एयरफोर्स की तरफ से टारगेट ड्रोन को फेक एयरक्राफ्ट सिग्नेचर के साथ इक्विप्ड करके पाकिस्तान को बेवकूफ बनाया था, और बंसी और सिकरा जैसे ड्रोन को मार गिराकर पाकिस्तान उनको रियल एयरक्राफ्ट को मार गिराने का क्लेम कर रहा है। इसके बारे में बात कर चुके हैं, लेकिन बदले में पाकिस्तान की तरफ से अभी तक अपने एयरक्राफ्ट की लॉस के बारे में कोई भी डाटा नहीं दिया जा रहा है। अब तक ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के मुताबिक ये बात कंफर्म हो चुका है कि अब तक एटलीस्ट भारत के अंदर पाकिस्तान के 2 एयरक्राफ्ट गिर चुके थे, जिसमें से एक JF-17 था और एक मिराज 5 था, जो कि कश्मीर के आसपास गिरे थे। इसके अलावा 2 F-16 और एक JF-17 को भी मार गिराने का दावा भारत की तरफ से किया जा रहा है। हालांकि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इसको लेके ऑफिशियल डाटा रिलीज नहीं किया गया, जो कि बहुत ही जल्दी रिलीज होने की उम्मीद किया जा रहा है, लेकिन
इसी बीच चक्र डायलॉग फाउंडेशन की तरफ से एक बहुत ही बड़ा क्लेम किया जा रहा है, जिसमें यह बात बताया जा रहा है कि इस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान पाकिस्तान के 8 फाइटर जेट को मार गिराया गया, जिसमें 4 पाकिस्तान के F-16 एयरक्राफ्ट और टोटल 8 में से 4 एयर टू एयर किल थे, यानी कि इनको एयर टू एयर मिसाइल की मदद से मार के गिराया गया है। अभी तक जितने भी पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट को गिराने का दावा किया गया था वो सभी S-400 सिस्टम और आकाश सरफेस टू मिसाइल सिस्टम से गिराने का दावा भारत की तरफ से किया गया था, लेकिन अभी ये जो 4 एडिशनल जेट को मार गिराने का दावा किया जा रहा है ये सभी एयर टू एयर किल होने की बात की गई है। इसके अलावा पाकिस्तान के AWACS IL-78 एयरक्राफ्ट और 6 बैरक्टर ड्रोन को भी डिस्ट्रॉय करने का क्लेम अभी चक्र डायलॉग फाउंडेशन की तरफ से क्लेम किया जा रहा है। चक्र डायलॉग फाउंडेशन की बात करें तो इसे इंडियन एयरफोर्स के फॉर्मर पायलट विंग कमांडर सत्यम खुशवा की तरफ से एस्टेब्लिश किया गया, जिन्होंने अपनी कैरियर में स्ट्रेटेजिक एनालिसिस काफी डीप लेवल पर किया और उनकी फाउंडेशन ने ISR डाटा, मीडिया वेरिफिकेशन और क्लासिफाइड टेंडर एनालिसिस के बेसिस पर यह रिपोर्ट को तैयार किया, जिसमें पाकिस्तानी एयरफोर्स के ऊपर $3.35 बिलियन का टोटल इम्पैक्ट एस्टिमेट किया गया और उस बेसिस पर पाकिस्तान को क्या क्या लॉस हुआ है ये एस्टिमेट किया जा रहा है। हालांकि ये रिपोर्ट कितना सच है या कितना एक्यूरेट है ये इंडियन एयरफोर्स की रिपोर्ट आने के बाद ही क्लियर होने वाला है, लेकिन अगर ये सच है तो पाकिस्तान को काफी नुकसान हुआ है, जिससे छुपाने की कोशिश अभी पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है। अगला अपडेट डाटा पैटर्न की तरफ से, जिन्होंने अभी अपने इंडिजिनस सीकर का सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट को कंप्लीट कर लिया और इस टेस्ट को ब्रह्मोस मिसाइल के साथ किया गया था और ये बात अभी डाटा पैटर्न की MD की तरफ से कंफर्म किया गया। उन्होंने बताया कि 3 से 4 हफ्ते पहले ही डाटा पैटर्न की तरफ से डेवलप किए गए सीकर का टेस्ट किया गया था और इसकी परफॉर्मेंस को बिल्कुल थ्योरी के हिसाब से पाया गया। सीकर की बात करें तो ये किसी भी मिसाइल की सबसे ज़रूरी कंपोनेंट में से एक होते हैं, क्योंकि टारगेट को डिटेक्ट करना, एक्यूरेटली ट्रैक करना इन्हीं की मदद से किया जाता है। अगर ये सही से काम नहीं करेंगे तो मिसाइल कभी भी अपनी टारगेट को हिट नहीं कर पाएगा, जिस वजह से सीकर्स का एक्यूरेट होना मिसाइल की एक्यूरेसी के ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट डालने वाला है। ब्रह्मोस मिसाइल को दुनिया की सबसे बेहतरीन सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कहा जाता है और अभी इसमें इंडिजिनस सीकर का इंटीग्रेशन करना भारत के लिए बहुत बड़ा कदम होने जा रहा है। डाटा पैटर्न की MD मिस्टर रंगराजन ने यह भी बताया कि अब उनको ब्रह्मोस मिसाइल के एडिशनल सीकर ऑर्डर आने की उम्मीद किया जा रहा है, जो क्लियरली सिग्नल देता है कि डाटा पैटर्न की कैपेबिलिटीज पर DRDO और डिफेंस इकोसिस्टम का मजबूत भरोसा बन चुका है। पिछले कुछ सालों में कंपनी रडार्स, मिसाइल सीकर्स और हाई रिलायबिलिटी एवियोनिक्स सिस्टम में काफी तेजी से एडवांस करता हुआ दिखाई पड़ रहा है और अभी इनकी तरफ से एक नहीं बल्कि 2 एसा फायर कंट्रोल रडार को भी डेवलप किया चुका है, जिनको उत्तम एसा रडार और विरूपक्ष रडार का कंपटीटर माना जा रहा है। और इनकी तरफ से Su-30 MKI के लिए डेवलप किए गए रडार में तो 2700 के आसपास TR मॉड्यूल होने की उम्मीद किया जा रहा है, जो कि DRDO की तरफ से डेवलप किए जा रहे विरूपक्ष रडार से 200 से 300 के आसपास ज़्यादा होने की उम्मीद किया जा रहा है। अगला अपडेट मरीन गैस टरबाइन इंजन की तरफ से है। इंडियन नेवी और किर्लोस्कर ऑयल इंजन लिमिटेड यानी कि कोयल के बीच अभी एक 270 करोड़ का स्ट्रेटेजिक कॉन्ट्रैक्ट 2 अप्रैल 2025 को साइन किया गया। इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक 6 मेगावाट क्लास की मीडियम स्पीड मरीन डीजल इंजन को इंडिजिनस तरीके से डेवलप किया जाने वाला है, जिसे फ्यूचर में इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड के शिप्स में मेन प्रोपल्सन सिस्टम और पावर जनरेशन सिस्टम के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। ये प्रोजेक्ट मेक 1 कैटेगरी के अंदर आता है, जिसमें 70% के आसपास फंडिंग गवर्नमेंट की तरफ से किया जाने वाला है। कोयल जो कि एक पुणे बेस्ड रिप्यूटेड कंपनी है, पिछले 75 सालों से डीजल, पेट्रोल या फिर केरोसिन को बेस करके इंजन को डेवलप कर रही है और मैन्युफैक्चर कर रही है और अभी फाइनली वो मरीन इंजन को पूरी तरीके से इंडिजिनस वे में डेवलप करने की कोशिश करने वाले हैं। खास बात यह कि कोयल सिर्फ 6 मेगावाट क्लास की इंजन नहीं बल्कि इसी बेस मॉडल की V12 इंजन को बेस करके एक 10 मेगावाट क्लास की 20 सिलेंडर वेरिएंट को भी डेवलप करने की कैपेबिलिटी रखता है। इस इंजन फैमिली को 3 मेगावाट से लेकर 10 मेगावाट तक स्केल अप करना पॉसिबल होने वाला है, जिसे नॉर्मल ऑफशोर पेट्रोल वेसल से लेकर डिस्ट्रॉयर साइज की वॉरशिप में इस्तेमाल किया जा सकता है। अभी तक भारत ने हाई पावर मरीन इंजन के लिए मोस्टली फॉरेन कंपनीज के ऊपर डिपेंड किया, क्योंकि हमारे पास अभी तक खुद की हाई क्वालिटी मरीन इंजन मौजूद नहीं थे। लेकिन अब इस इंडिजिनस इंजन प्रोजेक्ट के जरिए भारत क्रिटिकल प्रोपल्सन सिस्टम में भी सेल्फ रिलायंट बनने की तरफ बढ़ रहा है। कोयल के MD गौरी किर्लोस्कर ने इस प्रोजेक्ट को लेकर कहा था कि टेक्निकल टर्म्स में देखा जाए तो ये 6 मेगावाट इंजन का V12 कॉन्फ़िगरेशन हाईली एफिशिएंट है और ये इंजन नेवल ऑपरेशन के लिए रिलायबल थ्रस्ट और पावर को प्रोवाइड कर सकता है। इसके अलावा इसकी जो 10 मेगावाट क्लास की वेरिएंट को बनाने का प्लान किया जा रहा है, इसे खास करके बड़े साइज की वेसल जैसे कि फ्रिगेट्स और डिस्ट्रॉयर के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कि फ्यूचर में हमें मरीन इंजन की सेगमेंट में पूरी तरीके से आत्मनिर्भर बनाने वाला है।
अगला अपडेट स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन की तरफ से यानी कि 100 की तरफ से। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से भी स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन की बल्क प्रोक्योरमेंट को ग्रीन सिग्नल देने की तैयारी किया जा रहा है। ये अपडेट तब आया है जब रीजन में टेंशन धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और कुछ अनवेरिफाइड रिपोर्ट्स ने यह भी क्लेम किया कि स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन को पाकिस्तान की रहीम यार खान एयरबेस के ऊपर स्ट्राइक करने के लिए भी भारत की तरफ से इस्तेमाल किया गया। 100 एक लाइटवेट ग्लाइड बॉम्ब है जिसका काम एनिमी की एयर डिफेंस सिस्टम को एयरफील्ड को न्यूट्रलाइज करना है। ये रनवेज, टैक्सीवेज, रडार्स, बंकर्स और एयरक्राफ्ट हैंगर जैसे टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसकी रेंज लगभग 100 किलोमीटर के आसपास है और इसका वजन सिर्फ 125 केजी है, यानी कि काफी हल्का है। इस वेपन में INS और GPS जैसे एडवांस गाइडेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया था और इसकी नए वेरिएंट में इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सीकर और इमेजिंग इन्फ्रारेड सीकर का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि इनको और भी एक्यूरेट बनाने वाला है। स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन को DRDO के रिसर्च सेंटर इमरात की तरफ से डेवलप किया गया है। इसकी डेवलपमेंट सितंबर 2013 में स्टार्ट किया गया था और मई 2016 में इसकी पहली टेस्ट फ्लाइट को कंडक्ट किया गया था। 2017 से लेकर 2021 के बीच जगुआर SU-30 MKI और हॉकाई जैसे एयरक्राफ्ट में इसको इंटीग्रेट करके टेस्ट किया गया था, जिसमें अक्टूबर और नवंबर 2021 में दोनों कन्फिगरेशन यानी कि GPS गाइडेड और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल गाइडेड वर्जन का भी सक्सेसफुल टेस्ट को करने के बाद DRDO की तरफ से कंफर्म किया गया। फिर 15 दिसंबर 2021 को डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी की तरफ से इस वेपन को इंडियन एयरफोर्स को ऑफिशियली हैंडओवर किया था, जिसके बाद इसका मास प्रोडक्शन का रास्ता क्लियर हो गया था और अभी इसको बड़ी मात्रा में इंडियन एयरफोर्स में ऑर्डर करने का प्लान किया जा रहा है। स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन को अब जगुआर SU-30 MKI और फ्यूचर में रफाल और तेजस मार्क 1 जैसे एयरक्राफ्ट में इंटीग्रेट करके फायर किया जा सकता है। और मजे की बात यह कि एक SU-30 MKI एक बार में 20 से लेकर 32 तक 100 को कैरी कर सकता है, जो कि पाकिस्तान के लगभग 2 से 3 एयरबेस को निपटाने के लिए अकेले ही काफ़ी होने वाला है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।